अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का दूसरा सबक लेकर अब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है एक ख़त। ये ख़त जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख़त था, जिन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के नाम वो ख़त लिखा। चलिए शुरू करते हैं। नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद 26 अक्टूबर 1930 ईस्वी। यानी ये ख़त जो उन्होंने लिखा था वो नैनी सेंट्रल जेल से लिखा था और तारीख़ थी 26 अक्टूबर 1930 ईस्वी। प्यारी बेटी, तुम्हें अपनी सालगिरह के मौके पर तोहफे और नेक ख्वाहिशात मिलती ही रही हैं। नेक ख्वाहिशात की तो अब भी कोई कमी नहीं, लेकिन मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा भेज सकता हूँ। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक तो दिल से है, जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रही हो। वो चीज़ें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफ़रत है। जब कभी मेरा जी चाहने लगता है कि नसीहत करूं तो हमेशा उस अक्लमंद की कहानी याद आ जाती है जो मैंने कभी पढ़ी थी। शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। कोई 1300 बरस गुजरे कि मुल्क चीन से एक सय्याह इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। उसका नाम ह्यून सांग था। वो शिमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ पहुंचा। उसे इल्म का इतना शौक था कि रास्ते में उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाईं और हज़ारों ख़तरों का मुकाबला किया। वो हिंदुस्तान में बहुत दिन रहा, खुद सीखता था और दूसरों को सिखाता था। उसका ज़्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ थी। उस शहर को अब पटना कहते हैं, यानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। ह्यून सांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया, हत्ता कि उसको फाजिल कानून यानी बुद्धमत का खिताब दिया गया। फिर उसने सारे हिंदुस्तान का सफ़र किया। उस अजीम शान मुल्क के बाशिंदों को देखा भाला और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल की। इसके बाद उसने अपना सफ़रनामा लिखा। उस किताब में वो कहानी भी शामिल है जो इस वक्त मुझे याद आई। ये एक शख्स का किस्सा है जो जनूबी हिंद से शहर करना सोना में आया। ये शहर सूबा बिहार भागलपुर के आसपास कहीं था। ह्यून सांग ने सफ़रनामे में लिखा है कि एक शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियां बांधे रहता था, सर पर एक जलती हुई मशल रखता था, हाथ में डंडा लिए हुए कर अकड़ा अकड़ा कर चलता था और उस अजीबो गरीब अंदाज में इस अजीबो गरीब अंदाज में बड़ी शान से इधर उधर घूमता फिरता था। जब कोई उससे पूछता कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, तो वो जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है। मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरा पेट न फट जाए, इसलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांध रखी हैं। और चूंकि तुम सब लोग जहालत के अंधेरे में रहते हो, मुझे तुम पर तरस आता है, इसलिए मैं हर वक्त अपने सर पर मशल लिए फिरता हूँ। हाँ, तो मुझे ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इल्म हिकमत से फट जाऊं, इसलिए मुझे अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांधने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जानता हूँ कि मेरी अक्ल मेरे पेट में नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी हो, उसमें इतनी गुंजाइश है कि बहुत कुछ और समा सके। और जब मेरी अक्ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूं। इसीलिए जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। और इस बहस मुबाहिसे से कभी कभी कोई सच्चाई निकल आती है। इसलिए मैं नसीहत नहीं करूँगा, फिर क्या करूँ। ख़त बातों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक तरफ़ा होता है। इसलिए मैं अगर कोई बात कहूँ और वो तुमको नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निकलो। बस ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूँ और गोया हम तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। मैंने तुमको लंबा सा खत लिख डाला, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। इतनी बातें इस खत में कैसे आ सकती हैं। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो, अपने मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद को देख रही हो। तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है।
اگر تم کو کبھی بھی کسی بات میں شبہ ہو اور یا تو یا تم کسی پریشانی میں ہو تو تم کو ماں سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا۔ خدا حافظ بیٹی، میری دعا ہے کہ تم ایک دن بہادر سپاہی بنو اور ہندوستان کی خدمت کرو۔ محبت اور نیک خواہشات کے ساتھ، جواہر لال جواہر لال نہرو۔ اب یہ انہوں نے اپنی بیٹی کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے ایک کہانی بتائی اور پھر آخر میں جا کر انہوں نے کچھ مشورہ دیا، نصیحت کی۔ اب ہم مشق حل کرتے ہیں۔ اس مشق میں ہم الفاظ معنی دیکھیں گے اور دیکھیں یہ نینی جیل جو ہے یہ الہ آباد کی ایک جیل ہے۔ سیاح، جگہ جگہ سیر کرنے والا، ملکوں ملکوں گھومنے والا شخص۔ سیاح جسے ہم انگلش میں ٹورسٹ کہتے ہیں۔ علم، واقفیت اور معلومات۔ دانش کا معنی ہوگا عقل اور سمجھ۔ نالندہ ودیا پیٹھ پرانے زمانے کی ایک یونیورسٹی جو پاٹلی پتر یعنی پٹنہ کے قریب تھی۔ پاٹلی پتر موجودہ نام پٹنہ ہے۔ فاضل قانون، قانون کو جاننے والا، ماہر قانون۔ بدھ مت یعنی بدھ مذہب۔ اس کے بعد ہم دوسرے الفاظ معنی دیکھ لیں۔ عظیم الشان کا معنی ہے بڑی شان والا، اعلیٰ۔ سفر نامہ وہ تحریر جس میں سفر کے حالات بیان کیے گئے ہوں۔ شبہ شک کے معنی میں ہے۔ اندیشہ خطرہ اور ڈر کے معنی میں ہے۔ جہالت نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، ناواقفیت۔ ترس اس کا معنی رحم ہے۔ مشعل وہ ڈنڈا جس کے ایک سرے پر کپڑا لپیٹ کر جلایا جاتا ہے اور اس سے روشنی کی جاتی ہے۔ چراغ۔ علم و حکمت، عقل مندی، دانش مندی۔ گنجائش اس کا معنی ہے سمائی اور جگہ۔ محدود کا معنی ہے حد کے اندر تنگ۔ بحث و مباحثہ اس کا معنی ہے بحث و تکرار۔ جد و جہد اس کا معنی ہے سخت کوشش۔ اب سوچئے اور بتائیے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کون تھے؟ ہمارے دیش کے پردھان منتری رہے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو اور ایک ذمہ دار ناگرک تھے ہندوستان کے۔ پنڈت نہرو نے یہ خط کس کے نام اور کہاں سے لکھا؟ انہوں نے اپنی بیٹی کے نام یہ خط لکھا تھا۔ کہاں سے؟ نینی جیل سے لکھا تھا۔ جواہر لال نہرو نے نصیحت کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے نصیحت کرنے کا طریقہ انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے سامنے والے کو نصیحت بھی ہو جائے اور اسے کسی طرح کی الجھن بھی محسوس نہ ہو نصیحت سے۔ چینی سیاح کا کیا نام تھا؟ اس کا نام ہیون سانگ تھا۔ چینی سیاح ہندوستان کیوں آیا تھا؟ وہ علم و دانش کی حکمت میں گھومتا پھر رہا تھا اور اسی مقصد سے وہ ہندوستان آیا۔ چینی سیاح کو علم حاصل کرنے کے لیے کن حالات سے گزرنا پڑا؟ اس کا جواب ہے وہ شمال کے پہاڑ اور ریگستان طے کرتا ہوا یہاں پہنچا۔ اسے علم کا اتنا شوق تھا کہ راستے میں اس نے سینکڑوں مصیبتیں اٹھائیں اور ہزاروں خطروں کا مقابلہ کیا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اسے کون سی پریشانی۔ ساتواں سوال ہے ہندوستان میں چینی سیاح کا زیادہ تر وقت کہاں گزرا؟ تو اس کا جواب ہے اس کا زیادہ تر وقت نالندہ ودیا پیٹھ میں گزرا جو کہ پاٹلی پتر شہر جو تھا اس کے قریب میں واقع تھی، یعنی نالندہ ودیا پیٹھ، وہ نالندہ یونیورسٹی میں اس کا زیادہ سے زیادہ وقت گزرا تھا۔ سوال نمبر 8 میں دیکھیں ہم، اس میں دیا ہوا ہے کہ ہیون سانگ نے اپنے سفر نامے میں ایک شخص کو عجیب و غریب کیوں کہا ہے؟ ہیون سانگ نے اس شخص کو عجیب و غریب اس لیے کہا کیونکہ وہ اپنے پیٹ پر تانبے کی پتریں باندھے ہوئے رہتا تھا اور سر پر اپنے مشعل رکھ کر کے وہ چلا کرتا تھا، اس وجہ سے وہ عجیب و غریب انسان کہا گیا اس کو۔ نمبر 9، اس واقعے کا ذکر کر کے پنڈت نہرو اپنی بیٹی کو کیا سبق دینا چاہتے تھے؟ وہ اپنی بیٹی کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ علم والا ہوں، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں، بلکہ میں زندگی سے
कुछ बातें सीखता हूँ और वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वाक़े को जिक्र करके पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को यही सबक देना चाहते थे। अब हम खाली जगहों को पुर कर लें। नंबर 1 में ये दिया हुआ का ताल्लुक तो दिल से है, यानी नसीहत का ताल्लुक तो दिल से है। चीन का एक सय्याह इल्म व दानिश की तलाश में दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। ह्यून सांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। उसको फाजिल कानून का खिताब दिया गया। उसके बाद उसने अपना सफ़रनामा लिखा। ये शख्स अपने पेट के चारों तरफ पत्तरे बांधे रहता था। मैं हर वक्त अपने सर पर शमा लिए फिरता हूँ, अपने मुल्क की आज़ादी की जंग को देख रही हो या जिद्दोजहद को देख रही हो। तो ये हो गया खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरने का। ये पहले वाला जो है, इसमें नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक तो दिल से है, और ये जो है अपने मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद को देख रही हो। इसको आप कर लें। उसके बाद नीचे दिए हुए जुमलों को सही तरतीब से लिखिए। मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है। मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेजूं, और जब मेरी अक्ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूं। मुल्क चीन से एक सय्याह इल्म दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। इसका ज़्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ है। उसके बाद उसने अपना सफ़रनामा लिखा। ह्यून सांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। यानी ये इन जुमलों को आप सही तरतीब में लिखेंगे कि पहला जुमला कौन सा था, उसके बाद दूसरा जुमला कौन सा था, और तीसरा जुमला कौन सा था। मतलब ये है ताकि तरतीब के हिसाब से जिस तरीके से सबक में जुमले आए हैं। अब जैसे ये वाला जुमला जो है, ये सबसे पहला जुमला है। मतलब इन जुमलों में जो तरतीब रहेगी, ये इस जुमले की रहेगी, मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेजूं, और जब मेरी अक्ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूं। दूसरा ये है, मुल्क चीन से एक सय्याह इल्म दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। ये है, उसका ज़्यादातर वक्त नालंदा पीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब। उसके बाद इसका नंबर है। ह्यून सांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। उसके बाद उसने अपना सफ़रनामा लिखा। फिर ये है, फिर उसने जब सफ़रनामे में उस शख्स का जिक्र करते हुए पूछा था तो उसने कहा मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है। उसके बाद ये, फिर ये उन्होंने लास्ट में अपनी बेटी से कहा था, नेहरू जी ने, तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। इस तरह से हम इन्हें तरतीबवार लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखें, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ह्यून सांग एक चीनी सय्याह था। बहुत से लोग अजीमुशान होने के बावजूद बहुत आम सी ज़िंदगी गुजारा करते हैं। इल्म व हिकमत एक अजीम ख़जाना है। बहस व मुबाहिसा से कभी कभी अच्छी बातें इंसान को मिल जाती हैं। मशल हमेशा इंसान को, मतलब मशल क्या है, जिससे हम अंधेरे में कोई चीज़ देखने के लिए या रहनुमाई के तौर पर उसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कल शाहिद मशल लेकर चल रहा था। अब लिखिए, अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए जिसमें इस ख़त की कहानी का जिक्र हो। मतलब आप इस दोस्त को ख़त लिखकर मशक कर सकते हैं। याद रखिए, पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। ये शहर बिहार की राजधानी है, यानी सूबा बिहार की राजधानी पटना है। गौर करने की बात है कि ख़त को मकतूब भी कहते हैं। इसका ताल्लुक दो लोगों से होता है। एक ख़त लिखने वाला, जिसे मकतूब निगार कहते हैं, और जिसे ख़त लिखा जाए वो मकतूब इलय कहलाता है। इस ख़त में मकतूब निगार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मकतूब इलय उनकी बेटी इंदिरा हैं।
उम्मीद है कि ये सबक समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।